नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है महादेव की नगरी काशी में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन किया और साथ ही साथ तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल भी ठोक दी है। आज हम काशी की जनता का मूड जानेंगे, माहौल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की सियासी अहमियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन भरा, भव्य रोड शो किया। मां गंगा का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से काशी की धरती से विजय संकल्प भी लिया है। सिर्फ काशी नहीं, पीएम मोदी का मेगा शो पूर्वांचल की तमाम सीटों पर असरदार साबित होगा। ऐसे में आज चुनाव एक्सप्रेस में मुद्दा यही है कि क्या बनारस में मेगा शो से सधेगा पूर्वांचल और बिहार, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है। पीएम मोदी का नामांकन, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पूरे देश में मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी और करेगी। बीजेपी को काशी पर विश्वास, 400 पार की आस। फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। बनारस में मेगा शो से सधेगा पूर्वांचल बिहार। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। मोदी का विजय पथ, विरोधियों का अग्निपथ। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाइड, तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। काशी से संदेश, 2024 में बम्पर जनादेश। चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों से आपका परिचय करवाएं। उससे पहले आपका परिचय काशी की जनता से, जो आज यहां पर अपने सवाल लेकर पहुंची है, अपने मुद्दे लेकर पहुंची है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए और हर हर महादेव के नारे भी लगा दीजिए। और चलिए अब जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अखिलेश मिश्रा सर हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका भी। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश सोनकर साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका। गगन प्रकाश जी हमारे साथ हैं, आप पीडीएम प्रत्याशी हैं वाराणसी से। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अशोक जी मैं पहला सवाल आपसे ही करूंगा, क्योंकि बनारस बीजेपी का गढ़ है और पीएम मोदी के आने के बाद तो ये किले में तब्दील हो चुका है पूरी तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जनता को आपको ये बताना पड़ेगा कि काशी में बीते 10 बरस में पीएम मोदी के आने के बाद बड़े काम क्या क्या किए गए। संक्षेप। देखिए, पहली बात तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि देवताओं के देवता भोलेनाथ काशी में रहते हैं। नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी काशी से एमपी हैं। और बनारस तो एक जगह है। बनारस के बारे में बता दें कि एक नरेंद्र जी बंगाल से आए थे, बनारस ने उन्हें मोहर लगाया, विवेकानंद बन के पूरे दुनिया में डंका बजाने लगे। और दूसरे नरेंद्र गुजरात से आए थे, काशी ने पीएम बनाया, अब पूरे दुनिया में विवेकानंद के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है, नरेंद्र भाई जब काशी आए, नरेंद्र भाई पहला फलसा जब उन्होंने चलाया 80 घाट पे, आज घाटों की दशा को देख लीजिए। आपको बता दें, मां गंगा सीधे सीधे शंकर की जटाओं से निकल के मनमोहन की जटाओं में फंस गई थी। पहले चरण का पैसा एक कांग्रेसिया घोट गए थे। आज मोदी जी आए हैं तो गंगा में ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है। झमाझम प्रियंका भी नहा रही हैं, अखिलेश भी नहा रहे हैं। ये है मोदी जी का विकास, हल्ला नहीं। दूसरी बात, बनारस कॉरिडोर, जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, आज 8 गुना ज्यादा पर्यटक और धार्मिक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ का रिक्शा वाला, ठेला वाला,
यहाँ का नाव वाला, यहाँ का होटल वाला, यहाँ का छोटा व्यवसायी आज जिस तरह से धनाढ्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी की देन में है। आज जिस तरह से हाईवे बने हैं, जाम की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जिस तरह से बनारस का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है, 24 जहाज चलते थे, 124 जहाज चल रहे हैं। बनारस में अगर कृष्ण का उत्थान हुआ है तो सुदामा का भी उत्थान हुआ है। ये 10 बरस की उपलब्धियां हैं। वैभव जी, उनके दावे हैं, आपके वादे होंगे कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, मुकाबला कैसा होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपकी तरफ से 5 बड़ी बातें जो आप बनारस के लोगों को बता रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। देखिए, आपने एक बात कही कि ये गढ़ था अब किला हो गया, और जनता कह रही है झूठ का किला इस बार जरूर तोड़ेंगे, तो झूठ का किला टूटेगा। हमारी बातें ये है कि हम ही तो जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी तो अपने हर वादे से मुकर गए हैं और उसको जुमला कह के किनारे लग गए हैं। हमने कहा कि जो 30 लाख पद मोदी जी ने दबा के बैठा है, हम उसको दिसंबर 2024 तक भरेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, युवाओं को अप्रेंटिस देंगे, पहली नौकरी पक्की, जो शिक्षित युवा होगा उसको 1 लाख साल का देंगे। महालक्ष्मी योजना में गरीब महिला मुखिया को हम साल का 1 लाख देंगे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमने कहा कि मनरेगा के मजदूर का मिनिमम वेज 400 करेंगे, और शहरी मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी एक और योजना, अर्बन मनरेगा, हम लाएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी बातें हैं। हमने ये मुद्दे कहां से लिए? हमारे नेता 10,000 किलोमीटर देश का चल के जनता के बीच जाके उनसे पूछा, उनकी समस्याओं को उनके द्वारा दिए सुझाव से हमने 5 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की। मोदी जी का आप वही लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, मैं आपको 1 सेकंड, आपके गठबंधन साथी हैं उनकी भी बात आने दीजिए। जो उनका रोड मैप है वही आपका भी रोड मैप है, कदम ताल कर रहे हैं उनके साथ बनारस के लिए। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं और सबके तालमेल सेम होंगे। लेकिन ये जरूरी मुद्दा जो आपने उठाया कि पिछले 10 सालों में तमाम इतिहास, भूगोल सब तय कर लिया सबने, और गुजरात से लेकर के बनारस का बखान हो गया। लेकिन जो आपका सवाल था उस पे जवाब किसी ने नहीं दिया कि बनारस को बीते 10 सालों में क्या मिला। मैं कह रहा हूं 15 सालों का इतिहास अगर आप दोहरा करके गुजरात से जब देश की कमान आप संभालते हो तो आप ये कहते हो कि हाँ, हमने गुजरात को विश्व पटल पे पहुंचाया, तो अपना बनारस किस पटल पे पहुंचा? कहां है वो उद्योग धंधे, कहां है वो डेवलपमेंट का पैमाना? इस पे सवाल होना न चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपने 2014 में ये बात उठाई कि हम आएंगे तो बनारस में नहीं पूरे देश में रोजगार का पैमाना तय करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम उन तमाम महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। आज वो मुद्दे कहां है बनारस में? ठीक है अशोक जी, आप काउंटर करना चाहते हैं? 1 मिनट में चर्चा में सबको शामिल कर लूं। गगन प्रकाश जी, आप हैं कहीं लड़ाई में? एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अपने आप को कहां पाते हैं आप बनारस? देखिए, कुल मिला के लड़ाई तो सवालों का है, और बनारस में जहां हम डिबेट कर रहे हैं नगवा पे, यहीं से मालवीय जी की प्रतिमा से मोदी जी जा रहे थे नामांकन करने, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 मीटर पे डॉक्टर ओमशंकर जी हृदय रोग के डॉक्टर हैं, और वो आईसीयू के लेके वहां आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो अभी 10 साल के विकास की बात हो रही थी। 10 साल में हमने ये पाया कि 10 साल देश का प्रधानमंत्री वाराणसी का सांसद रहा, और हम आईसीयू के बिना, दवा के बिना मर रहे हैं। 10 साल में हमने ये पाया कि जो कोर्स हम 300 रुपए में पढ़ते थे, 1 लाख रुपए में सेल्फ फाइनेंस उसी महामना की बगिया में पढ़ाया जा रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है। 10 साल में हमने ये पाया कि पूरा गुजराती गैंग बनारस आया, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, यूनिटेक सिटी के नाम पे, हाईटेक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे, वैदिक सिटी के नाम पे जमीनें लूट ली। तो यही विकास 10 साल में हमने पाया। और जब मुकदमा मिल के लड़ा जा रहा था, मैच फिक्स होके खेला जा रहा था, हम इंडिया गठबंधन में यूपी से डेलीगेट थे। हम अपने यहाँ साथियों को बताना चाहते हैं, हम बेंगलोर की भी मीटिंग में गए थे और मुंबई के भी मीटिंग में गए थे। कुछ चंद लोग बनारस से, उत्तर प्रदेश से डेलीगेट थे। तो वहां मीटिंग में जाने के बाद भी अगर बनारस का मैच फिक्स करके खेला जा रहा था, हाफ पैंट के ऊपर जो फुल पैंट पहना है, और जिसको समाजवादी पार्टी के हमारे नेता बनारस के एक हमारे प्रवक्ता और पूर्व मंत्री ने कहा
कि उनका डीएनए भाजपा का है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से उनकी बात दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो पवित्र दल में जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को और मुलायम सिंह के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए पीडीएम को बनारस की लड़ाई में उतरना पड़ा, और बनारस की लड़ाई पीडीएम के गगन यादव और नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा। ओके, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? तीनों तरफ से सवाल आपसे ही था। देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश में 12वां नंबर पर था जब हम आए थे उद्योग लगाने में, आज दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, ये नारा लगता था। और इनके आदर्श मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, इनके आदर्श विजय मिश्रा थे। और लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, कोई भी गुंडा जीते जी मोछ नहीं ऐंठ सकता। मरे हुए भले मोछ ऐंठ लिए, जीते जी किसी को हम मोछ नहीं ऐंठने देंगे, क्योंकि ये नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और योगी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में बनारस में जिस तरह से आर्थिक स्थिति सुधरी है बनारस की, रिक्शे वाले से लेके होटल वाले तक अमेरिका के बराबर यहाँ के अर्थव्यवस्था। मैं अखिलेश सर को चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आऊंगा आप सबके पास। सर, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार यहाँ आए तब उन्होंने कहा कि मां गंगा ने बुलाया है, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। मां गंगा के बुलाने से लेकर और गोद लेने की जो यात्रा है, इसमें बनारस के हिस्से में क्या क्या है? गंगा की सफाई मोदी जी के, सर वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बनारस का से पहली बार सांसद बनने के बाद गंगा की सफाई निश्चित तौर पर शुरू की गई, और काफी हद तक उसमें काम भी हुआ। बीच में किन्हीं कारणों से कहीं कोई व्यवधान आया हो तो भी सरकारी स्तर पे, शासन के स्तर पे जो प्रयास होना चाहिए वह प्रयास हुआ, और जन सहभागिता भी उसमें बढ़ी है। हालांकि जन सहभागिता की और आवश्यकता है। गंगा की सफाई निश्चित तौर पे और होनी चाहिए। पूरा मुकम्मल जितना साफ गंगा को होना चाहिए अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसमें शासन के साथ जन सहयोग की भी आवश्यकता है। निर्मल के साथ साथ गंगा अविरल भी होनी चाहिए। मैं डिबेट को पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूं। मेरा आप सबसे बस एक अनुरोध है, मैं आप सबके पास सवाल लेने के लिए आऊंगा, शालीनता से सवाल करिएगा और फिर जवाब भी सुनिएगा, ठीक है? जी बताइए। भाई साहब, मैं विपक्षियों से पूछना, कांग्रेस और सपा में पूछना चाह रहा हूं कि मतलब एक बेशर्म होता है इंसान, मतलब उनको कहीं जाने में शर्म लगता है। ये किस आधार पे जा रहे हैं जनता से वोट मांगने के लिए, जब जो इन्होंने 60 सालों में नहीं किया? क्या वादा करके ये क्या पूरा कर देंगे? और जहां तक रही काशी की बात है, जहां जो लोग देखते हैं उनको काशी में विकास दिखाई दे रहा है, और जो लोग नहीं देखते हैं उनको कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जवाब लूंगा आपसे और सवाल ले लूं। जी बताइए। हमारे कांग्रेस के जो भाई साहब हैं, उन्होंने भी बोला कि हम 1 लाख रुपया पर ईयर देंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, कैलकुलेशन करके बताएं और लॉजिकल बताएं। पब्लिक मूर्ख नहीं रह गई, जो 60 साल तक इन्होंने लूटा, अब पब्लिक मूर्ख नहीं रह गई। 1 लाख रुपया अगर 10 लाख लोगों को भी देते हैं, इनके पास वो फंड कहाँ से आएगा? मैं पूछ लूं। दूसरी चीज ये, जो सपा के हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने जो बात कही, अभी मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे अखिलेश यादव के परिवार में सिर्फ यादव, सिर्फ उन्हीं के परिवार में सिर्फ टैलेंटेड बाहर है, कोई यादव क्यों बाहर नहीं? कोई जी आप बताइए, आपका सवाल। जी मेरा सवाल है कि क्या नहीं हुआ है बनारस में? बनारस कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, ये देखने की बात है। सारी जनता देख रही है, सारी जनता ने कल साबित कर, भैया माइक लेकर आऊंगा, एक सेकंड शांत रहिए। जनता ने कल साबित कर दिया, उनके जन सैलाब जो उमड़ा था, जनता ने साबित कर दिया कि कौन काम किया, कौन नहीं किया। जी आप बताइए क्या सवाल? ये सर जो मोतियाबिंद वाले लोग हैं, मोतियाबिंद में जो मोतियाबिंद वाले लोग हैं, इनको नहीं दिखेगा। सरकार वीक है, पेपर लीक है। पहली बात, मुद्दों की बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 1 लाख कहां से लाएंगे। लैपटॉप बांटने की योजना अखिलेश यादव लाए थे, तो इसी तरह ये लोग भी कहते थे कहां से बांटेंगे, झुंझुना है। जब बांट दिया उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के बीच में बटेगा, ये परेशान न हो, अंबानी अडानी को नहीं बटने जा रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री मंच से ये कहता है कि अंबानी अडानी ने टेम्पो भर भर पैसा दिया है, तो देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है टेम्पो भर के पैसा जाएगा, इसका मतलब वो पैसा अवैध होगा। अवैध पैसा अगर प्रधानमंत्री सवाल तो यही कि देश का प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के नाम पर इतना लाचार क्यों हो जाता है? मैं जवाब ले लेता हूं। उससे पहले उधर से सवाल आपके लिए आया है
कि 60 बरस में आपने क्या किया वो बताइए, 10 बरस का काम वो अपना बता रहे हैं। दूसरा यादव परिवार से सवाल था, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा जी। देखिए 60 बरस में इन बच्चों को हमने खाने, पहनने, ओढ़ने और बोलने लायक बना दिया। जो देश आजाद हुआ था वहां अन्न नहीं था, भूखमरी की स्थिति थी, सुई तक नहीं बनती थी। और जब मोदी जी को देश सौंपा था तो 650 से ज्यादा जो PSU इन्होंने बेचा है वो हमने बनाया था। और मंगलयान जो ये वाहवाही लूटते हैं जाके विदेशों में, वो हमारी देन है। आप ये बताओ कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने में विफल आप हो गए, आखिर क्या बात है? आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लागत 4 गुना कर दिया, किसानों की आय आधी से भी कम हो गई, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। पेपर लीक में युवा जो 10 साल से तैयारी कर रहा था वो आत्महत्या करने को विवश है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और भाजपा के साथी, ये कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही थे, ये उन्हीं की नकल उतार रहे हैं। जैसे वो बेशर्मी से, बेहयाई से झूठ बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोल रहे हैं। राजनीति में सब इधर उधर तो करते ही है ना। ठीक है, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं अशोक जी आपके पास। उधर से सवाल था कि जब परिवारवाद से बाहर निकलने की बात होती है, एक सेकंड, परिवारवाद से बाहर निकलने की बात होती है तो आप बाहर निकल नहीं पाते हैं। यादवों की आप बात करते हैं, लेकिन सैफई परिवार से बाहर आपको यादव कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं। देखिए ऐसा नहीं, ये आरोप है। आप तीनों का मैं जवाब दे देता हूं 1 by 1। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं, ठीक है? नाम आप सुनेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि ये परिवारवाद है कि नहीं। राजनाथ सिंह का परिवार, ठीक है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरा काम उतना ओछा नहीं है, क्योंकि समाजवाद में नेता श्रद्धेय जी ने सिखाया है कि आरोप लगाओ लेकिन सम्मान से। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जो कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूं, राजनाथ सिंह जी का परिवार, ठीक है? आप चले जाइए, वसुंधरा राजे जी का परिवार, गोपीनाथ मुंडे जी का परिवार, कल्याण सिंह जी का परिवार, सुषमा स्वराज जी का परिवार, रमन सिंह जी का परिवार, यशवंत सिन्हा जी का परिवार, देवेंद्र प्रधान जी का परिवार, स्वर्गीय सिंधिया जी का परिवार, और ये आपके प्रेम कुमार धूमल जी, ऐसे तमाम ऐसे परिवार हैं, ठीक है, जिनके परिवार के लोग आज बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज नहीं दिखेगी। तमाम दूसरा बड़ा मुद्दा, इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए अगर गठबंधन के लोग हिंदुस्तान में बांटने की बात कर रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा? मुझे ये छोटा सा जवाब दे दे कि 16 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की गाढ़ी कमाई, आम जनता की कमाई एनपीए कर दी गई। यही अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का भर भर के आपने पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। उसका जवाब ये लोग दे पाएंगे क्या? आपने तो उनसे भी चंदा लिया जिसका बीफ हिंदुस्तान में बैन है। आप एक तरफ रामराज की बात करते हो और दूसरी तरफ चंदा लेने की बात करते हो उन्हीं कंपनियों से। ओके, अशोक जी आपका जवाब दोनों के लिए। देखिए अभी किसानों की बात कर रहे थे कांग्रेस के साथी, इनका किसी का चुनाव चिन्ह होता था हल लिए किसान, किसी का होता था हल जोतता किसान, ओसाता हुआ किसान। किसान मजदूर होकर मजबूर हो गया था। किसानों के जेब तक अगर किसी सरकार ने पैसा पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और ये सब मजदूर बना दिए थे जो पार्टी एक मिनट, हम तो ज्यादा चिल्ला, इधर कोई बात नहीं, जवाब रखिए। हाँ, जो पार्टी 70 साल तक गरीबों को इज्जत घर नहीं दे पाई हो, इज्जत मतलब खाली 10 जनपद और किसी की बहू बेटी नहीं, ये शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कुछ और सवाल लेके आ जाता हूँ फिर। एक सेकंड जी। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि आप, वैभव जी, ये डिबेट ना हमने पब्लिक के लिए रखी है, सवाल लूंगा तभी तो आप जवाब दे पाएंगे ना। अरे मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराते नहीं, मैं इधर से सवाल लूंगा, आप जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए जी। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप देश में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, आप पे भरोसा जनता क्यों करे जब आप मैनिफेस्टो के मेन पेज पे ही अमेरिका या किसी नदी का ही प्रिंट लगा के, फोटो लगाकर उस पे विकास की बात करते हैं, उस तरह का डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम आप पे क्यों भरोसा करें? भरोसा क्यों करें जी? कांग्रेस जो है 70 साल तक ये कहती रही गरीबी हटाओ और गरीबी बढ़ाती रही, लेकिन मोदी जी आए तो आज 80 करोड़ जनता को, आज 80 करोड़। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड, पहले 1 मिनट आप लोग शांति से बैठ जाइए। वैभव जी देखिए, मेरी बात सुनिए आप। देखिए,
या तो उग्र होकर समय बर्बाद कर दीजिए या तो सवाल सुनकर जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर मुस्कुराकर बात हो सकती है तो लड़ाई का क्या मतलब है? एक सेकंड, आप लोग शांति से बैठ जाइए। जी हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? ये इनका संस्कार है। मैं उनसे एक मिनट ये ऐसे मूर्खों का संस्कार है। ये केजरीवाल के गोद में बैठा हुआ जो आदमी है ना, पहले केजरीवाल इन्हीं को गाली देता मैं एक सेकंड, मैं आपके प्रवक्ता से जवाब ले रहा हूँ। आप शांतिपूर्वक बैठेंगे। आप पहले मेरी बात आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम वरुण सिंह पड़ेगा। वरुण सिंह जी, आप शांति से बैठे। एक सेकंड, पहले आप बैठ जाइए। वरुण सिंह, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले आप शांति से बैठेंगे तो सवाल भी सुन पाएंगे, जवाब भी सुन पाएंगे। मैं सबके पास जाऊंगा। मेरा अनुरोध है, बनारस का नाम बदनाम मत करिए वरुण भाई, है ना? मेरा अनुरोध है उनसे। मैं उनसे अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे अनुरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, सवाल कर लीजिए। जी एक सेकंड, देखिए, अगर उग्र होंगे, माहौल खराब करेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी। हमें क्या, हम तो पैकअप करेंगे, चले जाएंगे। हमारी कोशिश है कि सामने से सवाल आ जाए, आप लोग जवाब दीजिए। मुस्कुरा कर जवाब देंगे तो बेहतर होगा। उस भाई का सवाल है कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। दूसरा, एक मिनट रुकिएगा अशोक जी। दूसरा उधर से सवाल था कि आप गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे, 60 बरस से गरीबी क्यों नहीं मिट पाई? देखिए, ऐसा प्रवक्ता बोल रहे हैं, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, पहली बात भाई ने कहा संस्कार उनके हैं भाई, बेहुदा वो कह रहे हैं, मैंने गाली नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अरे शिकायत खत्म करिए भैया, चर्चा करिए, मेरा अनुरोध है आप सबसे। वो अगर अक्षम है तो फिर तुम ही बोल लो। ये भोले बाबा की नगरी है ना। देखिए, ऐसा है क्या भैया, नेताजी आऊंगा मैं आपके पास यार, बैठ जाइए। देखिए, ऐसा है कि देश में वो दशा थी, गरीबी थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। हमने सरप्लस अनाज का भंडारण किया, हरित क्रांति, दूध क्रांति, आईटी की क्रांति, सूचना की क्रांति, ये सब हम लेके आए, हमने देश बनाया है। इन्होंने 10 साल में 650 से ज्यादा पीएसयू बेचा है, जिसे गरीबों का हक लूटा गया है। ये वो चोर लोग हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ चंदा लेते हैं और उसके बाद पूरे देश को वो इंजेक्शन लगवा देते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरर कंपनी यूके की अदालत में बोलती है कि इससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होगा। आज वो स्थिति है कि ऐसे टीके लगवाए जिससे देश में युवाओं की जान जा रही है। शर्म आनी चाहिए। गाय के काटने वालों से 550 करोड़ का चंदा लिया। अब आप बताइए, देश के हर उस सनातनी से मेरा सवाल है कि जिसने 550 करोड़ चंदा दिया हो, बताइए कितने 100 करोड़, कितने लाख करोड़ गायों को काटा होगा, तब इन नमक हरामों को चंदा दिया। जवाब ले लूं और मुस्कुरा कर सवाल करेगा, अच्छा लगेगा, है ना? जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, ये सुनिए, आज ये जी, आप तो बहुत मृदुभाषी हैं, टीवी पर कितनी बार हम आप जुड़े हैं, है ना? अगर शालीनता से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने उनको भी शांत करा दिया। उसका जवाब देना मुझे तुरंत आता है। आप शांत होकर जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों में जिस तरह से भारत अप्रत्याशित बदला हुआ है, जिस समय कोरोना संक्रमण काल था, कोई सुई लगा, अखिलेश यादव लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, करे बाप रे बाप, मोदी की सुई लगवाऊंगा, और उसके पिताजी लगवा लिए तो अपने भी लगवा लिए। उसके बाद जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम हुआ है, ये दुनिया में पीठ थपथपाई गई है। लंदन के एक सांसद ने कहा कि अगर एक आदित्य योगी नाथ मुझे मिल जाए तो लंदन सुधर जाए। क्या गलत मैं कह रहा हूँ? और सबसे बड़ी बात है, आज पूरे दुनिया में भारत का सम्मान घटा था। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ गया। एक सेकंड। देखिए, स्टेप बाय स्टेप इनकी बात का मैं जवाब दूं, लेकिन सवाल आपका वही है, इन्होंने एक भी बार बनारस के डेवलपमेंट पे बात नहीं की। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं, बार बार इज्जत घर बनाया। उन इज्जत घरों में पानी कौन पहुंचा रहा है, इनका सवाल इनसे पूछिएगा जरूर। बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। और बात रही बनारस की, इज्जत घर बना, वो तो उपलब्धि है। नहीं, क्या उपलब्धि है? मैं कह रहा हूँ आप नहीं, मैं कह रहा हूँ आप, ये कमी है, मैं बता रहा हूँ ना। पानी लेकर जो खुले, पानी लेकर इज्जत घर, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये बार बार कह रहे हो कि हमने इज्जत घर बनाया, लेकिन इज्जत घर में पानी कौन देगा? अगर हम माइक से कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो राशन कितना पहुंच रहा है, ये सवाल होना ना चाहिए। आज बनारस में
आज आप बनारस में डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बार बार इस मुद्दे से ये भाग रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं बनारस में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ना, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्यों नहीं बीएचयू जैसा एक बड़ा संस्थान यहाँ आया, क्यों नहीं एक बड़ी संस्थान जो शिक्षा को दे, क्यों नहीं वो ऐसा संस्थान आया जो बेरोजगारों को रोजगार दे, क्यों नहीं ऐसा एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें तमाम मणिपुर से लेकर के कठुआ और उन्नाव जैसी महिलाओं को बर्बाद करने वाली घटना इसी उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर में हुई। मैं इनसे जवाब लूंगा। दो बातें हैं, ये आपके लिए अवसर है। एक तो आप उन शौचालय में पानी पहुंचा दीजिएगा, दूसरा जो राशन कम हुआ है उसकी भरपाई कर दीजिएगा। वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, वही आप आइएगा तो आपकी पूरी बात आ गई थी। मैं एक छोटा सा और बात आपसे कंप्लीट कर दूं। इनसे मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि बनारस के डेवलपमेंट के नाम जरूर पूछिए। ठीक है, बनारस, एक सेकंड प्लीज, मैं आ रहा हूँ आप लोग। जी बताइए। असल में ये है कि यहाँ जो नूरा कुश्ती आप करा रहे हैं, इसके बीच में किसी ने बिल्कुल इरादा नहीं नूरा कश्ती कराने का। मेरा तो इरादा है कि शांतिपूर्वक डिबेट चले, सबके सवाल हैं और इधर से जवाब। मैं बोल लूं, जो नूरा कुश्ती आप करा रहे हैं, इसमें ये सवाल नहीं उठ रहा है कि बनारस का जो सबसे बड़ा विश्व में बनारसी साड़ी है, उसको बनाने वाला बुनकर जो सीलन भरे कमरों में है, जिसकी फ्लैट रेट बिजली को खत्म करके उसके पेट पे लात मारा जा रहा है, कोई बनारस का नेता इस पे नहीं बोल रहा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी गुंडा है, तो हमारे एक साथी ने कहा कि भाजपा सरकार में वो गुंडा मंत्री था। तो ये सवाल मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि बनारस की लड़ाई थोड़ी अलग है। बनारस की लड़ाई ये है कि बनारस में जो विपक्ष का प्रत्याशी होने का दावा कर रहा है, वो वहां था तब भी गुंडा था, अब यहां है तब भी गुंडा है। और इस गुंडे के खिलाफ अब जाइए रोहनिया के गांव में, सेवापुरी के गांव में, पता करिए तमाम व्यापारियों के, तमाम ऐसे लोगों की हत्याओं के से उनके खून से हाथ सने हैं। अभी कुछ दिन पहले डिरे का बहुत बड़ा यहाँ संस्थान है, वहाँ के यादव जाति के कर्मचारी नेता की हत्या होती है और उसके खून के छींटे हमारे साथियों पे जाते हैं जो लोहिया की बात करते हैं। जवाब ले लूंगा, तो ऐसा मैं जवाब ले लूंगा उनसे। जी मैं आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ, पीछे से कुछ सवाल ले लूं, फिर मैं आ रहा हूँ। बताओ। देखिए, हम हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते हैं, साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है, सच्चाई यही है कि जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार बनारस की जनता इतिहास लिखने जा रही है। ऐसा इसलिए कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आज भारतीय जनता पार्टी को हैसियत नहीं है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव ले, सिर्फ और हिंदू मुसलमान। इस बार बनारस से 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं। 1.5 लाख वोट से गंजन प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। एक मिनट, मैं भी यही बगल में विश्वविद्यालय बीएचयू का छात्र हूँ। तो जैसा कि अभी माननीय नेताजी ने बताया कि मुख्तार अंसारी जो भी जितने भी गुंडे बदमाश थे, अभी इनके चुनाव पे हैं, ब्रजेश सिंह सुशील सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसका जवाब दो कि वो कौन है। दूसरी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, बगल में विश्वविद्यालय हमारा बीएचयू है, वहाँ कार्डियो के डॉक्टर ओम शंकर अभी धरने बैठे 4 दिन से। उनकी मांग केवल इतना ही है कि वहाँ के बेड को बढ़ा दिया जाए। तो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? बेड क्यों नहीं? एक सेकंड भाई साहब, अरे एक सेकंड गुस्सा कर, 1 मिनट पहले आप पीछे बैठिए, 1 मिनट पहले बैठिए आप, 1 मिनट पहले मेरी बात सुन। गुस्सा करने से अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शांतिपूर्वक, मैंने आपका सवाल सुना ना, कोई कसर रह गई अभी? हाँ बोल। उसी मालवीय जी के बगिया में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने हमारी बहनों के साथ गैंगरेप भी किया। यह सब देख के काशी की जनता एकदम जो कानून व्यवस्था पर भी आपका सवाल पूछना। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। मैं 14 में भी वोट दिया था। तरफ से है कि उनसे है? जी 19 से है। 14 में भी वोट दिया हूँ, 19 में भी वोट दिया हूँ और इस बार भी वोट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि हर साल, हर महीने हम युवा हर महीने 1000 रुपए का फॉर्म भरते हैं, पुलिस का फॉर्म भरते हैं, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते हैं, हर एक नियुक्ति का फॉर्म भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पैसे को दबाती है, पेपर लीक करती है। पेपर लीक पर आपका क्यों? इस पे हमारा सवाल का जवाब दिया जाए। आपका सवाल आ गया, गुस्सा मत करिए, मैं जवाब ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, फिर भी हमको गला बैठ गया आपका। नारा लगा रहे थे क्या? विकास की बात मैं करूंगा कि विकास 10 साल पहले यही बनारस है जहाँ की लाइट नहीं रहती थी। हम लोग लालटेन के नीचे पढ़ाई करते थे, नाक के अंदर काले काले धब्बे जम जाया करते थे। और ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले बिजली आती नहीं थी और आज बिजली जाती नहीं है। मेरा सवाल है
एक जितने भी यहाँ पे लोग हैं हमारे हिसाब से वो सबका वही सवाल होगा कि इसमें भारत में हर तीसरा आदमी फर्जी वैक्सीनेशन के वजह से हार्ट अटैक से मर रहा है। वैक्सीनेशन से मर रहा है। और इसी जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हार्ट को जो कि सुरक्षित करने वाला डॉक्टर हार्ट का जो कि बेड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल में? एक मिनट, यही सवाल आगे तक। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, जो हर जगह बुलडोजर चलता रहता है। मालवीय जी के बगिया में 3 भाजपा के IT सेल के लड़कों ने जाके वही जो सवाल आया था वही है। वही तो बुलडोजरवा कहाँ गया? एक मिनट, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखा भैया बनारस हो एमन हल्ला उल्ला मत करा, तर्क का राजधानी हो, बहुत बढ़िया, बनारस का गरिमा मत गिरावा। दूसरी बात भाजपा के लोगन से कह चाहतला, देखा नौ भाई उमन हमार भले विपक्ष में हुआ, लेकिन देखा थोड़ा उम्र से ज्यादा जब नेताजी लोग हो जाल करें तो मत भेजल, गुस्सा जालें, सवाल जल्दी गुस्साना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय महोदय से पूछना चाहता हूं, आप शिक्षा क्षेत्र से मैं बखूबी आपको जानता हूं, आप ये बताइए कि ये डिजिटल मीडिया का जो क्रिटिकल पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है हम लोगों के बीच में राजनीतिक स्तर पे, डिजिटल मीडिया का क्रिटिकल पर्सनालिटी। आपका नाम क्या भैया? डिजिटल हरीश मिश्रा। हरीश, एक सेकंड भैया, एक सेकंड भाई, आप इधर आइए। अरे आप इधर आइए, एक मिनट भैया, एक सेकंड। क्या लड़ने आए क्या आप? लड़ने आए क्या आप? एक मिनट, अरे मैं उनको टोक रहा हूँ यार, मैं उनको टोक रहा हूँ भाई। एक मिनट, आप लोग शांति से बैठिए, मेरा अनुरोध है आपसे, मैं उनको टोक रहा हूँ। पहले आप बैठिए, एक मिनट यार, ये ठीक नहीं। आइए आप अपनी जगह पर आइए, भाई साहब। हाँ, हमको अपनी जगह पर आइए, हमसे आइए। एक मिनट आप लोग पीछे चलिए, सवाल हमारा है तो हमसे बात होगा। हाँ बताइए, लेकिन देखिए पहले एक सेकंड मिश्रा जी, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए। और आपने मुस्कुराकर शुरुआत, एक मिनट आपने मुस्कुराकर सवाल किया, अच्छा लगा ना, तो उसी सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आदरणीय गुरुजी से पूछना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, तो बनारस का प्राथमिक विद्यालय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कई तो प्राथमिक विद्यालय डिजिटल बनाया गया। प्राथमिक विद्यालय पर आपका सवाल है अशोक जी, प्राथमिक विद्यालय पर सवाल है, अस्पताल में बेड क्यों नहीं बढ़ रहा है उस पर सवाल है, पेपर लीक हो जा रहा है उस पर सवाल है। एक सेकंड, अब जवाब सुन लीजिए आप लोग जी। देखिए, पेपर लीक पे आपको कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मित्र सेन यादव का बेटा अरविंद सेन, जो साथ एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड इंटरप्ट। ए भैया, लाल कुर्ते वाले भैया, नीले शर्ट वाले भैया, देखिए मैं चाहता हूं बनारस से एक ऐसी तस्वीर जाएगी पूरे देश में, उसकी चर्चा हो, है ना। आज मोदी जी यहाँ रोड शो कल करके गए, आज नामांकन किया वहां से, यहाँ से ऐसी तस्वीर नहीं जानी चाहिए कि बदनामी हो जाए बनारस की, है ना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मित्र सेन यादव सपा के सांसद का बेटा अरविंद सेन यादव नकली सचिवालय करते हुए पकड़ा गया, जो IPS में था। नकल माफिया हमारे रडार पे थे, आज जेल में हैं। जिन लड़कों ने बलात्कार किया जेल में हैं। हिंदुस्तान के बनारस में जिस तरह से जिस तरह से कैंसर संस्थान बनाया गया है, जिस तरह से बनारस में जिस तरह से कैंसर संस्थान बनाया गया है, आज लोग जाके वहाँ कैंसर का इलाज अब दिल्ली बम्बई नहीं जा रहे हैं, बनारस में इलाज करा रहे हैं। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को योगी आदित्यनाथ जी ने संवारा है, सरकारा है, लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। हकीकत उनसे सवाल आया था इसलिए उनके पास गया, और आप तो गठबंधन के दो साथी है भाई, दोनों के पास जाऊंगा जी। सुन ली, देखिए ऐसा है, शिकायत से ज्यादा बात रखिए। देखिए 10 साल में देश 200 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया, RBI का रिजर्व फंड लूट लिया मोदी जी ने, जबकि कभी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई, हम 69 रुपए का डॉलर था, आज 83-84 रुपए का है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में कहते थे उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो, हम वो आरोप नहीं लगा रहे। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा हो गई। इन सभी मुद्दों पे किसानों की आय आधी हो गई, युवा बेरोजगार हो गया, महिलाओं पे अत्याचार मणिपुर
बीएचयू, प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी एक ताजा मामला जो लोग कह रहे थे आईसीयू के बेड बढ़ाने को, उसके अलावा 14.5 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं बेड बढ़ाने के लिए, और ऐसे नक्कारे कुलपति विश्वविद्यालय बीएचयू में हैं और ऐसे नक्कारे एमएस हैं कि वो 1 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं बढ़ते हैं और वो पैसा लैप्स हो जाता है। और एक ऐसा गरीबों का मसीहा डॉक्टर ओम शंकर, वो व्यक्ति उस बात के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 दिन से आमरण अनशन कर रहा है। मैं भाजपा के साथी से भी कहता हूं और यहां के जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन को भी कहता हूं कि क्या उस गरीबों के मसीहा के लिए आपके प्रति जरा भी संवेदना नहीं है? शर्म नहीं आती? आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उनका आमरण अनशन तुड़वाएं और आप आश्वस्त करें कि यहां भ्रष्टाचार भी मिटेगा और बेड के लिए गरीबों को दर दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और विधायक सांसद के इर्द गिर्द नहीं घूमना पड़ेगा। सर, बनारस के मुद्दे क्या हैं? जब आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा यहाँ पर मोदी गठबंधन प्रत्याशी हैं या फिर बनारस की जनता के मन में कुछ और है? बनारस की जनता मोदी जी के कार्यकाल को लेके एक तो जो सामान्य धारणा है कि बहुत प्रसन्न है उनके कामकाज से। रिंग रोड यहाँ बनाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, लेकिन कुछ मुद्दे स्थानीय भी हैं जो लोगों को कहीं न कहीं से उद्वेलित करते हैं, वो परेशान करते हैं। काशी विश्वनाथ शांत रहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना तो आसपास का इलाका, कई मोहल्ले अस्तित्व अपना खो चुके थे, तो उससे तमाम लोगों को दिक्कतें हुई, तो उसको लेके भी एक वर्ग में नाराजगी है। अभी बगल में एक 80 घाट है, यहीं पे जगन्नाथ मंदिर है, उसको भी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। शायद किसी स्तर पे, शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे कोई प्रस्ताव तैयार है। उसको लेके 300-350 घरों में रहने वाले लोग परेशान हैं, उनके अंदर गुस्सा है। स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, बुनियादी सड़क, सीवर, नाली, जो हालांकि वो लोकसभा सांसद सदस्य के जिम्मे नहीं आता, स्थानीय और जो निचले स्तर के अपने जनप्रतिनिधि हैं उनको उन समस्याओं को हल करना चाहिए ताकि वो छवि प्रधानमंत्री जी की अच्छी, बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आपके पेपर लीक वाले मुद्दे में कहना चाहता हूं, तमाम नौजवान जो यहाँ नौकरी और फॉर्म भरने की बात कर रहे थे, कल मैं टीवी पे देख रहा था, आ रहा था बड़े बड़े अक्षरों में, शायद आपके चैनल पे भी डिबेट हो चुका है कि हम पेपर लीक पे गारंटी कानून लाएंगे। ठीक है, इसी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े पेपर जिसमें तमाम ऐसे 60 लाख ऐसे परिवार हैं, नौजवान हैं, जो मुझे लगता है अपना जिला छोड़ कहीं दूर जिले में जाकर के एग्जाम दे करके आए, और इसी उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक हुआ और इसी उत्तर प्रदेश सरकार में आरोप किस पे लगा? भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों पर। ठीक है, चैनलों पे चला, तमाम उन पेपरों में निकला। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री तो प्राइम मिनिस्टर हमारे बनारस के हैं ना, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो देश में एक तरह का कानून लाएंगे, तो अगर सबसे पहले इनको अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश पे करानी चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने माना है कि हमारे रिज्यूम में इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए और इन तमाम बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया है केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रोजगार और नौकरी मुद्दा है। देखिए, रोजगार और नौकरी मुद्दा है और मुद्दे में 59,000 शिक्षक भर्ती भी मुद्दा है, और मैं जिस राजनीति से आता हूं वो सामाजिक न्याय की राजनीति है। तो दवाई हो, कमाई हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, लोकतंत्र हो, हर जगह पहचान देख के उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़े की नौकरी छीनी जा रही है, और सवाल ढांचागत विकास की हो, अंटालिकाओं की हो, एलईडी पे जो विकास दिखाया जा रहा है उसकी हो, और उसमें नूरा कुश्ती कराई जा रही है, तभी पीडीएम की जरूरत है। तभी पल्लवी पटेल जी 400 से अधिक विधायक रहने के बाद भी सदन में बोलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़े दलित विधायक हैं सबके सब पंगु हैं। इससे केवल पल्लवी जी को ताकत नहीं मिलती है, इससे अखिलेश यादव जी को भी ताकत मिलती है, इससे तेजस्वी जी को भी ताकत मिलती है, इससे सारे वो नेता जो उनका साथ क्यों छोड़ दिया? साथ हमने छोड़ नहीं दिया। बनारस की स्पेसिफिक लड़ाई है, यहाँ एक हाफ पैंट वाला जो फुल पैंट पहना है उसको मिला के जो कुश्ती लड़ाई जा रही है, इस कुश्ती के खिलाफ बनारस में गरीब का बेटा, नौजवान का बेटा, और मैं बताऊं कि सारा का सारा गांव का सच्चा समाजवादी आज गगन यादव का नारा लगा रहा है। साइकिल मशीन में नहीं है, पता कर लीजिए जाके गांव में, सारा नौजवान जो पिछड़ा है, पटेल है, कुर्मी है, यादव है, राजभर है, प्रजापति है, वो सारा का सारा गगन यादव के साथ चल दिया है। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि
कि अपना दल का इतिहास रहा है। अपना दल ने पहला एमएलए बनारस में बनाया, पहला जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष बनारस में बनाया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले सांसद लोक बंधु राजनारायण जी। अशोक जी, क्या पेपर लीक और नौकरी, ये दो मुद्दे मुश्किल बढ़ा रहे हैं? देखिए, पेपर लीक माफिया हमारे रडार पे है, सारे लोग जेल गए हैं। इसके पहले जो भी पेपर लीक हुए, पता लगा समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन लोग हुआ करते थे, उन्हीं लोगों के चलते वो जेल जाने की स्थिति में है। और हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। चाहे मित्र सेन यादव का बेटा अरविंद सेन यादव ही क्यों न हो, हम उसे जेल भेजने का काम करेंगे। और निश्चित है, हमारा सीधे सीधे आपसे बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद पारदर्शिता के आधार पे लोगों का चयन होगा, अच्छे लोग चयन होके आएंगे। मैं कुछ और सवाल ले लूं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हम यही बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, एक समान शिक्षा और एक समान स्वास्थ्य क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपका वैसे ही गला बैठा हुआ है। मैं यही बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, एक समान शिक्षा और एक समान स्वास्थ्य क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? समान शिक्षा और स्वास्थ्य। जी मैडम बताइए, क्या सवाल है आपका? भैया, विकास तो इतना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पर्दा लगा के छिपाना पड़ता है। 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का, 400 का सिलेंडर 1000 जी। हमारा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जा रहा है। जो दिल्ली में पहलवान धरने पे बैठी थी, उसी भीतर के लड़के को क्यों टिकट दिया गया? ठीक है, ओके, आप बताइए आपका सवाल। महिला 5 किलो अनाज दे करके 5 किलो अनाज दे करके और क्या करे? 5 किलो अनाज लेकर के आदमी क्या करेगा? अब शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं, 5 किलो ठीक है अशोक जी, 5 किलो अनाज देकर क्या कर लीजिएगा? वो कह रहे सिलेंडर 400 से 1200 पहुंच गया। दूसरा भाई का सवाल है, समान स्वास्थ्य समान शिक्षा, ये कब होगा? देखिए, इसी के लिए हम लोग तो लगातार चाह रहे हैं कि समान स्वास्थ्य समाज मुफ्त में हो। ये व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था मुफ्त में हो। हमने इसीलिए आयुष्मान योजना दिया है कि हमारा गरीब आदमी अमीर आदमी की तरह इलाज कराए और 5 लाख का बीमा भी हो, हमने दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने सीधे सीधे महिलाओं को गैस दिया है, वरना महिलाओं की आंखें खराब हो जाया करती थी। हमने जनधन योजना में गरीबों को सीढ़ी चढ़ाने का काम किया है। हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। ओके, आप बताइए 30 सेकंड। देखिए, दो बड़े मसले इन्होंने उठाए। आपने कहा जनधन योजना हमने खुलवाया गरीब महिलाओं करोड़ों। आप जाके पता करिएगा, उसी जनधन योजना में गरीबों के पैसे बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पे काट के जीरो कर दिए हैं। काट के जीरो कर दिए। आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, काशी की जनता उनको नकार रही है। इसी वजह से बाहर से लोग आके रैली में भीड़ लगाते हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे बीजेपी के यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं, उनको धक्के मार के लोगों ने भगा दिया, कहा यहाँ प्रचार नहीं करने देंगे। एक चीज और बता दें, जिला दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन के लोग नॉमिनेशन फॉर्म लोगों को नहीं दे रहे हैं। पिछले गुरुवार से आज तक उनको नहीं मिला था। और मैं इसी उम्मीद के साथ आया था कि बनारस का रस बना रहेगा। आप लोगों ने वो रस बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय इतना ही था, चर्चा यहीं पर समाप्त करनी होगी। कल आपसे मुलाकात होगी गाजीपुर में, तब तक के लिए नमस्कार।